नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया था। अब आज की क्लास में उससे आगे का पढ़ेंगे। आज की क्लास का टॉपिक है गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। इसका प्रयोग मूल रूप से आपको आंकिक प्रश्नों को हल करने में है। आंकिक प्रश्नों में वस्तु की लेंस से दूरी, वस्तु की लेंस की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इन तीन राशियों में से कोई दो राशियां आपको दी गई होती हैं और तीसरी का मान निकालना होता है। जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ चिन्ह परिपाटी की ज़रूरत क्यों आई? क्योंकि जो वस्तु की दूरी है लेंस से, प्रतिबिंब की दूरी है या लेंस की फोकस दूरी है, इनके आंकिक मान प्रश्नों में दिए गए होंगे, लेकिन उसमें चिन्ह सहित मान नहीं दिए जाएंगे। आपको प्रश्न में ये दिया जाएगा कि इस लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके सम्मुख कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ये आपको दिया गया होगा। लेंस का प्रकार दिया गया होगा। तो अब u और यानी वस्तु की लेंस से दूरी यानी u, लेंस की फोकस दूरी f और प्रतिबिंब की लेंस से दूरी यानी कि v, इनका मान हम अगर चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे तो सही मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस चिन्ह परिपाटी का सीखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए वही प्रक्रिया है जैसे कि आपने दर्पण में आपको बताया गया था। कार्तीय तल के हिसाब से ही इसमें भी जिन बच्चों ने गणित पढ़ी हुई है उनको इसकी जानकारी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो यहाँ सीख लें। ये x डैश अक्ष है और एक y डैश अक्ष है। इन दोनों अक्षों का जो कटान बिंदु यानी कि मूल बिंदु O है। हम लेंस की स्थिति इस प्रकार से रखते हैं कि जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र और इन अक्षों का मूल बिंदु दोनों एक ही बिंदु होते हैं। जैसा कि आप चित्र 1 और चित्र 2 दोनों में देख रहे हैं। O बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र है और सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती हैं। यहाँ सुविधा की दृष्टि से वस्तु हमेशा लेंस के बाईं तरफ ही रखी जाती है। इसलिए लेंस और जो हम दूरी के लिए चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो बिंदु O से दाईं ओर चलने पर यानी प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर चलने पर जितने भी बिंदु होंगे इनकी सबकी दूरियां धनात्मक होंगी, और बिंदु O से जब हम बाईं तरफ चलेंगे तो जो भी बिंदु हैं उनकी बिंदु O से दूरी, ये सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी। इसी प्रकार बिंदु O से ऊपर की तरफ चलने पर यानी y अक्ष पर ऊपर की तरफ चलने पर सारी दूरियां धनात्मक होंगी और बिंदु O से y डैश की तरफ नीचे की तरफ चलने पर सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग चूंकि वस्तु हमेशा दोनों ही लेंसों में लेंस के बाईं तरफ ही रखी जाएगी, इसलिए बिंदु O से वस्तु की दूरी, जिसको कि हम U से डिनोट करेंगे, ये हमेशा ऋणात्मक होगी। लेंस उत्तल हो या अवतल हो, दोनों ही लेंसों में वस्तु की लेंस से दूरी यानी U का मान सदैव ऋणात्मक होगा। प्रश्नों को हल करने में हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जो लेंस की फोकस दूरी दी जाएगी तो इसमें लेंस की द्वितीय फोकस दूरी जो हम लोगों ने पढ़ रखी है, यानी जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिसरित या अपसरित होता है, वो फोकस बिंदु, वो फोकस दूरी ही हम गणना में प्रयुक्त करेंगे। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात दर्पण के इस बिंदु से होकर जाएंगी, यानी उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस लेंस मुख्य प्रकाशिक केंद्र से दाईं तरफ स्थित होगा, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। दूसरी तरफ अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के बाईं ओर स्थित एक बिंदु से अपसरित होती हुई यानी फैलती हुई प्रतीत होंगी। तो ऐसी स्थिति में अवतल लेंस का द्वितीय फोकस लेंस दूरी ऋणात्मक होगी। तो आंकिक प्रश्नों में आपको क्या ध्यान रखना है
कि वस्तु की लेंस से दूरी दोनों ही लेंसों में सदैव ऋणात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। अब v का मान इस बात पर निर्भर कर v का चिन्ह या v मतलब प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, इसका चिन्ह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अगर प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ बनेगा, ये स्थिति उत्तल लेंस में होती है, तो ऐसी स्थिति में v का मान धनात्मक होगा। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो भी स्थितियां हैं, अवतल लेंस में कभी भी प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ नहीं बनता है। तो अवतल लेंस में v का मान भी सदैव ऋणात्मक ही आएगा, क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां हैं। जब अनंत से प्रकाश आता है तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, और जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं भी रखी होती है, तो ऐसी स्थिति में फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस में सदैव लेंस के दाईं तरफ ही बनता है। तो अवतल लेंस में v का मान भी सदैव ऋणात्मक ही आता है। उत्तल लेंस में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ बनता है, तो और वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां हैं, जैसे आप इससे समझ सकते हैं, इस पहली स्थिति में आप देखिए, यहाँ भी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ दाईं तरफ बन रहा है, तो यहाँ v का मान ऋणात्मक होगा। दूसरी स्थिति जो है, यहाँ भी v का मान ऋणात्मक होगा। तीसरी स्थिति, दूनी फोकस दूरी पर जब वस्तु रखी है, वैसी स्थिति में भी प्रतिबिंब दाईं तरफ बन रहा है, अर्थात v का मान ऋणात्मक ही होगा। अगली स्थिति थी, वस्तु फोकस दूरी और 2f के बीच रखी हो, तब भी प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ ही बन रहा है, यानी लेंस के दाईं तरफ बन रहा है, तो यहाँ भी v का मान ऋणात्मक होगा। वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर रखी है, ऐसी स्थिति में भी प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ ही बन रहा है, तो यहाँ भी v का मान ऋणात्मक होगा। एक स्थिति इसमें आती है जब वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के या लेंस के बीच में रखी हो। ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि लेंस के बाईं तरफ ही बनता है। तो सिर्फ ये एक ऐसी स्थिति है जब उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है और लेंस जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के पीछे ही बनता है, यानी यहाँ पर v का मान ऋणात्मक होगा। तो इसलिए आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो विभिन्न स्थितियां हैं, उनका भी बहुत अच्छे से ही अभ्यास करना है, तभी आप आंकिक प्रश्नों को ठीक से समझ पाएंगे और चिन्हों का सही प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ हमने आपको बताया कि u का मान दोनों ही लेंसों के लिए सदैव ऋणात्मक, और v का मान अभी आपको हमने बताया कैसी परिस्थितियाँ होंगी जब v का मान कैसा होगा, यानी अवतल लेंस के लिए v का मान दोनों जो भी दो परिस्थितियाँ हैं सिर्फ दोनों में ऋणात्मक होगा। उत्तल लेंस में 5 स्थितियों में v का मान धनात्मक होगा, सिर्फ एक स्थिति आभासी प्रतिबिंब वाली होगी जबकि v का मान ऋणात्मक होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। अब लेंस की फोकस दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में एक संबंध है। आप इसका निगमन आपके सिलेबस में नहीं है, आप इस फार्मूले को ही याद रखिए, 1/v - 1/u = 1/f, जहाँ v प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है, u वस्तु की लेंस से दूरी है तथा f लेंस की फोकस दूरी है। इसके बाद अगला है आवर्धन। आवर्धन क्या है? आवर्धन वास्तव में लेंस द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है, यानी लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो वास्तव में वस्तु लेंस के समक्ष रखी हुई है उसकी ऊंचाई में अनुपात, इसको हम आवर्धन कहते हैं।
आवर्धन को m अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है और वस्तु की ऊंचाई h है, तो आवर्धन क्या होगा, h डैश अपॉन h। आवर्धन में और बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी में भी संबंध है, यानी m बराबर v अपॉन u। तो एक आपको संबंध मिला m इक्वल टू एच डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u, जहाँ h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, h वस्तु की ऊंचाई, v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u लेंस से वस्तु की दूरी है। यहाँ पर h का मान कैसा होगा, सदैव धनात्मक, क्योंकि वस्तु कभी उल्टी दिशा में नहीं रखी जाएगी। अर्थात ऐसा माना जाएगा कि वस्तु कभी ऐसे नहीं रखी गई है, ए बी की बजाय ऐसा नहीं होगा कि ये नीचे की तरफ को वस्तु रखी जाए, ऐसा नहीं रखी जाएगी, यानी मुख्य अक्ष से हमेशा ऊपर की तरफ ही वस्तु रखी जाएगी। इसलिए h का मान सदैव धनात्मक होगा। इसके बाद कुछ निष्कर्ष हैं जो इसी से निकाले गए हैं। यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि m का मान क्या है, m इक्वल टू एच डैश अपॉन h, और h का मान अभी हमने आपको बताया सदैव धनात्मक होगा, यानी वस्तु को हम कभी उल्टा नहीं रखेंगे। मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ रखा हुआ हम रख भी नहीं सकते और उसको रखा हुआ मानेंगे भी नहीं कि हमने वस्तु को उल्टा रखा हुआ है। मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ रखना संभव भी नहीं है। तो चूंकि h का मान सदैव धनात्मक है, तो m का मान ऋणात्मक होने से क्या मतलब है, m का मान ऋणात्मक तभी होगा जब h डैश का मान ऋणात्मक हो। तो h डैश का मान ऋणात्मक, इससे क्या तात्पर्य, इससे क्या निष्कर्ष निकला, h डैश का मान ऋणात्मक का मतलब हुआ कि वस्तु मुख्य अक्ष यानी बिंदु O से नीचे की तरफ है। ये जो ऊंचाई हम y अक्ष पर लेंगे, किसी भी वस्तु की ऊंचाई हम y अक्ष पर लेंगे, ये है y अक्ष, इस पर लेंगे, तो यानी O से मान लीजिए ये प्रतिबिंब बन रहा है या ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये चूंकि मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ हम जाएंगे, और जब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ हम जाएंगे तो y का मान ऋणात्मक हो जाएगा, और यही प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो इसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसीलिए कहा गया है कि यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और ये जो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनने की जो भी स्थितियां हैं, उन सभी स्थितियों में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे ही बनता है। कुल 6 स्थितियां हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की, जिसमें से 5 में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनने की जितनी स्थितियां हैं उन सब में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे ही बनता है। आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, इसमें प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ को बन रहा है। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, तो जो भी यहाँ भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष, जहाँ अनंत दूरी पर जहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा सीमित रूप से बड़ा विवर्धित, वो मुख्य अक्ष से नीचे ही बन रहा है, अर्थात ये h डैश का मान ऋणात्मक होगा। इसीलिए कहा गया है कि यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। दूसरा है, यदि m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होता है। जाहिर सी बात है, m का मान धनात्मक कब होगा, h तो सदैव धनात्मक है, तो m का मान धनात्मक तभी होगा जब h डैश धनात्मक हो, और h डैश को धनात्मक होने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिबिंब सीधा बने, और ऐसा प्रतिबिंब कब बनता है, अवतल लेंस की दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर सीधा बनता है, और उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी होती है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रतिबिंब वस्तु के पीछे ही सीधा और बड़ा बनता है। और उन सभी स्थितियों में चूंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बनता है, तो h डैश का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, तो m का मान धनात्मक
तभी आएगा, क्योंकि h सदैव धनात्मक है और यदि h डैश धनात्मक है तभी m का मान धनात्मक होगा। तो h डैश कब धनात्मक है? जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। उत्तल लेंस में एक स्थिति है आभासी प्रतिबिंब बनने की और अवतल लेंस में 2 स्थितियाँ। तीसरा है यदि h बराबर h डैश तो m बराबर 1, प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर। सिंपल सी बात है, अगर दोनों की ऊंचाइयां बराबर हैं तो m का मान 1 होगा और उस समय m का ये आंकिक मान है, चिन्ह सम्मिलित नहीं है इसमें, और ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के बराबर होगा। यदि h डैश ग्रेटर देन h, यानी जब h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इससे इसी कथन से स्पष्ट है कि इससे क्या पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु से या बिंब से बड़ा है, और इस स्थिति से h डैश लेस देन h, इससे क्या पता चल रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। इसके बाद m पॉजिटिव, यदि m का मान धनात्मक है और m 1 से बड़ा है। तो m का मान धनात्मक कब है? चूंकि m इक्वल टू h डैश अपान h, तो m का मान धनात्मक कब होगा? जब h डैश का मान धनात्मक होगा, और h डैश का मान धनात्मक है, इसको यहाँ पर आप रख के देखिए, h डैश अपॉन h, h का मान सदैव धनात्मक, h डैश का मान धनात्मक, तो m बराबर पॉजिटिव, ये कंडीशन यहीं से पूरी हो गई। इसके बाद m ग्रेटर देन 1, ये क्या बताता है कि जो h डैश का मान है ये h से बड़ा है, और ऐसी स्थिति किस लेंस में है? ये स्थिति उत्तल लेंस में है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी होती है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है, और उसी स्थिति के लिए तभी ये स्थिति है। यहाँ देखो h, ये है h, ए बी h है और a डैश b डैश h डैश है, तो यहाँ h डैश का मान बड़ा है, यानी यहाँ के लिए h डैश बड़ा है h से, तो m का मान क्या होगा? और दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, h डैश अपॉन h, और चूंकि h डैश h से बड़ा है तो m क्या होगा? m ग्रेटर देन 1 होगा, और दोनों एक ही दिशा में हैं, यानी ये मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है h का मान, और h डैश का मान भी मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है, तो धनात्मक भी हैं दोनों। तो ऐसी h तो सदैव धनात्मक है, h डैश भी यहाँ पर धनात्मक है, तो यहाँ m का मान धनात्मक है और 1 से बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। इसी को यहाँ निष्कर्ष के रूप में लिखा गया है। यदि आपने प्रतिबिंब बनने की स्थितियों का अच्छे से अभ्यास किया है तो ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। द्वितीय स्थिति, यदि m का मान धनात्मक है और m लेस देन 1, m का मान धनात्मक आपको बताता है कि h डैश और h, यानी h डैश का मान धनात्मक है। h डैश का मान धनात्मक होने से सीधा सीधा निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है। ऐसी ही स्थिति में केवल h डैश धनात्मक हो सकता है। तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है, तो ये स्थितियां, और m का मान m इज लेस देन 1, यानी h डैश का आंकिक मान h से कम है। प्रतिबिंब छोटा है अपेक्षाकृत वस्तु से। तो ये किस लेंस में है? अवतल लेंस में। अवतल लेंस में ही 2 स्थितियां हैं। तो जब m का मान धनात्मक दिया गया हो और m का मान 1 से छोटा भी हो, तब प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, तथा लेंस अवतल लेंस है। इसके बाद m का मान अब इस एक ही स्थिति बचती है m का मान निगेटिव होने की। तो m का मान जब भी निगेटिव होगा, इसका मतलब है कि h डैश मुख्य अक्ष के नीचे है, यानी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और प्रतिबिंब उल्टा बनता है उत्तल लेंस में, और उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वो हमेशा वास्तविक भी है साथ में। तो इससे ये निष्कर्ष निकला, जब भी कभी m का मान निगेटिव है, इससे पता चल रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है तथा लेंस उत्तल लेंस है। इसके बाद आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है? लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, यानी उनको केंद्रित करने की
या उनको फैलाने की जो क्षमता होगी। अब अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। वास्तव में ये इसका फोकस दूरी के साथ व्युत्क्रम का संबंध होता है, यानी लेंस की क्षमता P = 1/f, और इस लेंस की इस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर, जब हम लेंस की फोकस दूरी f को मीटर में लेते हैं, यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में ली गई है तो उस समय लेंस की क्षमता का मात्रक 1 डायोप्टर होगा, जिसको कि हम 1 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जो हमने मुख्य फोकस दूरी ली है, वो धनात्मक है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इसके लिए भी वही कथन है, क्योंकि अवतल लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी है उसी को हमने मुख्य फोकस दूरी के रूप में कंसीडर किया है। तो चूंकि अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब आपका ये प्रकाश परावर्तन अपवर्तन का चैप्टर पूरा हो चुका है। आपको सभी पूरी एक्सरसाइज का अभ्यास करना है। सारा कुछ आपको इन नोट्स से मिल जाएगा। आपको हल करना है, आंकिक प्रश्न भी हल करने हैं। जो आपको समझ में ना आए वो आप पूछिए, आपको अगली क्लास में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।